मेंडल के नियम पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में। जेनेटिक्स जो है वो 10th में भी है, आनुवंशिकी विज्ञान, और 12th में भी है। दोनों में बोर्ड में आता है, इससे क्वेश्चन 12 में बहुत ज़्यादा आता है। तो जेनेटिक्स में हम लोग आज पढ़ेंगे मेंडल के नियम। कल हम लोग पढ़े थे कुछ चीज़ें। एलील एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। एलील क्या है? ये गुणसूत्र है, और ये दोनों जो गुणसूत्र है ये दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस पे कोई जीन है, मान लीजिए जीन ए है, तो इस गुणसूत्र पे भी उसी जगह पे जीन ए होगा। अब अंतर क्या है कि अगर इस गुणसूत्र पे पहले वाले गुणसूत्र पे और दूसरे वाले गुणसूत्र पे, ये दोनों गुणसूत्र को हम पहला दूसरा मान लिया जाए, तो ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे के फोटोकॉपी है। इस पे जीन ए है तो इस पे भी ए हो सकता है, इस पे जीन ए है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका कैपिटल और स्मॉल का क्या मतलब है आज पढ़ेंगे। इसमें स्मॉल ए हो सकता है, इसको कैपिटल ए लिख सकते हैं, इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल ए। तो अगर इस दो रूप में यहाँ मिल रहा है जीन, तो ये दोनों एलील हो गए। इन दो रूप में मिलेगा ये और ये, तो ये भी एलील होगा। इस दो रूप में मिलेगा तो इसको भी एलील बोलेंगे, और इस दो रूप में मिलेगा तो इसको भी एलील बोलेंगे। इसमें से किसी एक जोड़े के रूप में यहाँ जीन मिलेगा, जो जीन होगा उसको हमेशा क्या बोला जाएगा? यहाँ पे जीन ए। ठीक है, तो एलील को और अच्छे से समझेंगे अभी। मेंडल के नियम के साथ साथ एलील का भी जिक्र हो जाएगा। मेंडल के 3 नियम है यहाँ पे, 3 नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविभवन का नियम। प्रभाविता के नियम को अंग्रेजी में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण मतलब अलग होना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब अलग होना। इसका एक और नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो इसके 2 नाम हैं। और एक तीसरा है नियम स्वतंत्र अपविभवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 जो रूल है, ये कैसे रूल आए हैं इसको यहाँ से समझते हैं। मेंडल के ये 3 नियम हैं, लेकिन ये 3 नियम मेंडल ने ये 3 नियम नहीं दिए थे। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि जो माता पिता के लक्षण है वो कैसे संतानों में जाते हैं। पौधे के केस में भी पढ़ सकते हैं, किसी भी जीव में भी। कोई भी जीव है, किसी भी जीव का, जैसे ये मनुष्य है तो इसके लक्षण इसकी संतानों में जाते हैं, तो ये आनुवंशिक लक्षण हो गए। तो इसी तरह पौधे के भी लक्षण उसके संतानों में जाएंगे, तो आनुवंशिक लक्षण है। आनुवंशिक लक्षणों के बारे में ही पढ़ना है। तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पे किया और देखा कि उसमें कैसे आनुवंशिक लक्षण जाते हैं। मटर के पौधे को पाइजम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम। 7 जोड़ी लक्षणों पर मेंडल ने अध्ययन किया था मटर के पौधे में। मटर के पौधे के 7 लक्षणों को उसने ध्यान दिया था। पहला लक्षण था पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई, इसका मतलब क्या है? पौधे की लंबाई का मतलब क्या है? मटर का पौधा है तो उसकी किसी पौधे की लंबाई का मतलब क्या है? उसके तने की लंबाई, क्योंकि पौधा तभी लंबा होगा जब उसका तना लंबा होगा, जड़ थोड़े देखेंगे। तो यहाँ पे तने की लंबाई, पौधे की लंबाई। फिर बीज की आकृति, बीज पत्र, बीज की आकृति और बीज पत्र। जैसे चना हम खाते हैं तो चने के ऊपर उसका खोल होता है, तो उसको बीज पत्र बोलेंगे। बीज के ऊपर बीज पत्र का रंग, बीज की आकृति। अगर मान लीजिए कोई बीज है, जैसे चना है, तो चना बीज हो गया, तो उसकी आकृति कैसी होती है? गोल, और उसके ऊपर जो खोल है वो भूरे रंग का हो गया। तो मटर के केस में बीज पत्र की आकृति कैसी होगी? ग्रीन कलर का मटर का पौधा। फली का रंग, फली का मतलब क्या है? जैसे ये मटर मतलब छिम्मी जिसको कहते हैं हम लोग, ये फली है। ये पूरा जो हम देखते हैं ये फल या फली एक ही चीज है, ये पूरा फल होता है, और इसके अंदर जो हम खाते हैं वो बीज खाते हैं। तो फली का रंग, फली की आकृति, मटर जैसा दिखता है फली की आकृति मतलब कैसा दिखता है? पुष्प की स्थिति, मटर के पौधे में पुष्प कहाँ लगता है? एकदम किनारे ऊपर लगता है कि दोनों तरफ लगता है? ये सब लेकिन पढ़ना नहीं। पुष्प की स्थिति हो गया,
पुष्प का रंग हो गया। मटर में के पौधे में दो तरह के पुष्प होते हैं, व्हाइट कलर का और ब्लू कलर का। तो 7 जोड़ी, अब 7 जोड़ी को कहा गया तो 7 ही लक्षण है। तो हर लक्षण के 2 लक्षण हो जाएंगे। कैसे? जैसे पौधे की लंबाई है तो एक पौधा मटर का होगा जिसकी लंबाई ज्यादा होगी, तो उसी पौधे एक दूसरा पौधा होगा मटर जिसकी लंबाई छोटी होगी। तो पौधे की लंबाई के 2 तुलनात्मक लक्षण, जैसे एक की लंबाई ज्यादा, एक की लंबाई कम। एक बीज की आकृति में भी 2 कर सकते हैं, एक गोल बीज की आकृति तो एक ऐसे सिकुड़ा हुआ आकृति। तो हमेशा किसी लक्षण के 2, कोई लक्षण का मतलब क्या, जैसे हमने क्या लिया पौधे की लंबाई, तो एक मटर का पौधा है तो उसके तने की लंबाई ज्यादा है, और एक मटर का पौधा ऐसा है जिसके तने की लंबाई कम है, तो इसको भी बीज की तने की लंबाई कहेंगे और इसको भी तने की लंबाई, इसकी लंबाई कम है इसकी लंबाई ज्यादा है। अब कोई बीज है और वो गोल है तो आकृति क्या बोलेंगे, गोल, और कोई सिकुड़ा हुआ है तो इसकी आकृति बोलेंगे सिकुड़ा हुआ। तो आकृति तो दोनों है। तो तुलनात्मक एक ही लक्षण कौन है यहाँ पे, आकृति, और इसकी तुलना कितनी, तुलनात्मक लक्षण कितने हो, एक का गोल आकृति, एक का सिकुड़ा हुआ आकृति। तो हर लक्षण के 2 तुलनात्मक लक्षण बनाए जा सकते। जैसे फ्लावर का कलर, तो किसी फ्लावर का कलर व्हाइट है तो किसी फ्लावर का कलर ब्लू है, तो कलर तो दोनों है लेकिन एक का व्हाइट है एक का ब्लू है। तो हर लक्षण के 2 लक्षण बनाए जा सकते हैं, इसलिए 7 जोड़ी लक्षण। विपरीत का मतलब क्या है, एक की लंबाई ज्यादा एक की कम, तो ये दोनों विपरीत हो गए। एक का ब्लू और एक का व्हाइट, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लक्षण हो गए। मटर में ब्लू और व्हाइट मिलता है तो इसी को एक दूसरे का विपरीत बोलेंगे। अब मैंने यहाँ जो लिखा है, हम लोग कल पढ़े थे कि मटर के पौधे में 14 गुणसूत्र होते हैं, 14 गुणसूत्र। तो 14 गुणसूत्र मतलब पहला जोड़ा गुणसूत्र, दूसरा जोड़ा गुणसूत्र, तीसरा जोड़ा गुणसूत्र, चौथा, 5वां, 6वां, 7 जोड़ा। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, पुष्प का जो रंग है इसको समझना है। पुष्प का रंग, एक बात और समझना है यहाँ पे, किसी भी लक्षण, कोई लक्षण अगर आता है तो उसको कौन लाता है, वो लक्षणों को जीन, लक्षणों को लाता कौन है, जीन। तो पुष्प के रंग को जो जीन लाएगा वो जीन किसी न किसी गुणसूत्र पे होगा। फिर से समझते हैं इसको। जैसे फ्लावर का कलर है तो ये एक लक्षण हो गया, यहाँ लिखा भी गया लक्षण, ये सारे लक्षण है। तो हर लक्षण के लिए कोई न कोई जीन जिम्मेदार होता है। उस जीन, हम मान ले रहे हैं कि ये जीन ए है और यह जीन ए की फ्लावर का कलर ले रहा है, तो यह जीन किसी न किसी गुणसूत्र पे तो होगा। अब मटर के पौधे में फ्लावर के कलर के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है वो किस गुणसूत्र पर पाया जाता है, फर्स्ट। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट क्रोमोसोम। फ्लावर के कलर का जीन का मतलब क्या हुआ, फ्लावर का कलर एक लक्षण है, और हर लक्षण के लिए लक्षण कौन लाता है, जीन। तो उस लक्षण के लिए कोई जीन होगा, और जीन कहाँ होगा, किसी गुणसूत्र पे। तो फ्लावर के कलर से संबंधित जीन कहाँ मिलता है, मटर में, फर्स्ट क्रोमोसोम पे। ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे। बीज पत्र का रंग, इसके लिए भी कोई ना कोई जीन जिम्मेदार होगा मटर में, और वो जीन भी कहाँ मिलता है, फर्स्ट क्रोमोसोम पे। तो ये दोनों के लिए जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पे। पौधे की लंबाई, अगर कोई पौधा लंबा है तो इस लंबाई के लिए कोई जीन जिम्मेदार होगा, तभी तो ये लंबा है, तो इसका जीन चौथे क्रोमोसोम पे। फली की आकृति के लिए जीन चौथे क्रोमोसोम पे। पुष्प की स्थिति के लिए जीन चौथे क्रोमोसोम पे। फली का रंग के लिए 5वें क्रोमोसोम पे। बीज की आकृति के लिए जो जीन जिम्मेदार होगा वो 7वें क्रोमोसोम पे पाया जाता है। ये सिर्फ समझने के लिए, हमको ये नहीं पूछा जाएगा कि इस लक्षण का जीन किस क्रोमोसोम पे है, लेकिन अब ये जानना कि हर लक्षण के लिए जिम्मेदार जीन होता है, और वो जीन कहाँ होगा, किसी न किसी गुणसूत्र पे। तो यह लिख दिया गया कि मटर में किस लक्षण का जीन किस जोड़ी गुणसूत्र पे है। अब मेंडल ने क्या किया था, ये सारा एक्सपेरिमेंट किया था, देखा था मेंडल ने करीब 14 साल तक ये सारा एक्सपेरिमेंट किया, तब उसको पता चला कि माता पिता के लक्षण संतानों में जाते हैं, और उन लक्षणों को जो ले जाता है वो जीन कहते हैं, जो लक्षण जाते हैं उनको अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। लेकिन ये बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 1857 से लेके लगभग 14-15 साल तक किया था, 65 तक, 1865 तक ज़्यादा किया था। तो उस दौरान इसने ये सारे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इसकी बात सही है। बाद में जब इन 3 वैज्ञानिक हैं,
इन तीनों ने फिर एक्सपेरिमेंट किया और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ठीक वही चीज़ इनको मिलने लगा। तो इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट के आधार पे, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया और अभी मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पे इन्होंने क्या कर दिया, नियम बनाया। फिर से समझते हैं, मेंडल ने मटर के पौधे पर देखा कि कैसे लक्षण ये आते हैं, और बाद में 1900 में, ठीक 1900 में इन तीन वैज्ञानिक ने एक साथ इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के आधार पे नियम बनाए, जो वास्तव में बनाए इन्होंने, लेकिन एक्सपेरिमेंट मेंडल का था, इसलिए नियम को मेंडल का ही नियम करते हैं, इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। कार्ल कारेंस जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने मक्के पे एक्सपेरिमेंट किया था। ह्यूगो डी ब्रिज, ये हॉलैंड के वैज्ञानिक, इन्होंने अपना एक प्लांट है प्राइमरोज, उस पर किया था, इसको छोड़ दे रहे हैं। टेसरमार्क ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक, जहाँ के वैज्ञानिक मेंडल थे। तो इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट करके, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के आधार पे इन तीनों ने रूल बनाए हैं। 3 रूल है यहाँ पे, प्रभाविता का, पृथक्करण का और स्वतंत्र अवयवों का। ये क्या है अभी पढ़ेंगे हम लोग, पहले यहाँ समझते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, जैसे मान लीजिए हमने मटर का एक पौधा ले लिया, मटर का पौधा, और ये एक मटर का पौधा है, और हमने एक और दूसरा मटर का पौधा ले लिया, मटर का पौधा, और ये जो मटर का पौधा है ये छोटा है, ये इसका तना छोटा है, इसका तना लंबा है, तो उसको बोलेंगे लंबा पौधा। इसके तने की लंबाई ज़्यादा है, और ये बौना पौधा, इसके तने की लंबाई कम है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ड्वार्फ, इसको बोलेंगे टाल प्लांट। तो ये मटर का कौन सा प्लांट हो गया, टाल प्लांट, और ये मटर का ड्वार्फ प्लांट। तो यही से एक चीज़ समझना है कि ये प्लांट टाल क्यों है, तो इसका मतलब इसके तने की लंबाई ज़्यादा है, तो इसके तने की लंबाई के लिए कोई जीन जिम्मेदार होगा, और वो इस पौधे में है। हम लोग मान ले रहे हैं, अभी पढ़े हैं कि तने की लंबाई के लिए जीन किसी न किसी गुणसूत्र पे पाया जाता है। तो ये 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी, 7 जोड़ी, इसमें भी 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4, 5, 6, 7 जोड़ी, ये कोशिका है, उसके अंदर 7 जोड़ी गुणसूत्र है। तो मटर के पौधे का जो टाल प्लांट है, तो ये टाल इसलिए क्योंकि इसमें कोई जीन है जो जिसकी वजह से ये पौधा लंबा है। तो वो जीन किस गुणसूत्र पे था, चौथे गुणसूत्र पे, ये चौथा गुणसूत्र है। तो इस पे हम जीन मान ले रहे हैं वो कैपिटल टी है, जीन को मान लिया गया टी से टाल है तो इसलिए टी मान लिया गया। तो इस पे टी है, तो इस पे भी हम मान ले रहे हैं कैपिटल टी है। हालांकि इस पे स्मॉल टी भी हो सकता था, लेकिन अभी हम कैपिटल टी मान ले रहे हैं। तो ये चौथे गुणसूत्र पे कैपिटल टी और उसके दूसरे वाले पेयर पे भी कैपिटल टी है। अब ये चौथा गुणसूत्र यहाँ पे भी है, तो ये भी लंबाई का, एक बार ध्यान देना है, टाल प्लांट ये भी है और ये ड्वार्फ प्लांट है। इसकी लंबाई कम है, तो लंबाई से संबंधित जीन तो चौथे पे ही होगा। भले इसकी लंबाई कम है, लेकिन लंबाई से संबंधित जीन चौथे गुणसूत्र पे होगा। उसमें से एक गुणसूत्र पे हमने स्मॉल टी मान लिया, एक पे कैपिटल टी मान लिया। अब क्या मतलब है कैपिटल टी और स्मॉल टी मानने का, क्या मतलब है? अगर हमने किसी लक्षण को बोला है, मान लें हम लोगों ने लिखा है टाल प्लांट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, और एक है ड्वार्फ प्लांट, बौना पौधा। अगर हमने इस टाल प्लांट के लिए जीन कैपिटल मान लिया और इसके लिए जीन स्मॉल माना है, तो ये माना नहीं गया है। वास्तव में क्या होगा, जब एक ऐसा मटर का पौधा लेंगे जो लंबा है और एक ऐसा मटर का पौधा लिया गया जो छोटा है तने की लंबाई, और इन दोनों के बीच जन्म कराएंगे, जन्म को क्रॉस कहेंगे, यहाँ पे जन्म कराएंगे, तो पहली पीढ़ी में हमको इन दोनों से एक नया पौधा प्राप्त होगा। वो पौधा भी टाल ही प्राप्त होगा। अगर ड्वार्फ पौधा प्राप्त होता, ड्वार्फ पौधा, तो फिर इसके लिए कैपिटल मानना पड़ता और इसके लिए स्मॉल। हम कैपिटल इसको जानबूझ के नहीं माने, क्योंकि एक्सपेरिमेंट, ये पहले से एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जब भी हम
ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। जब भी आप मटर का एक लंबा पौधा लेंगे और एक मटर का छोटा पौधा लेंगे और उन दोनों के बीच जन्म कराएंगे, तो हमेशा इन दोनों से जितने भी पौधे प्राप्त होंगे, एक ही पौधा थोड़े प्राप्त हो सकता है, कई पौधा प्राप्त होता है, लेकिन जितने पौधे प्राप्त होंगे वो सब टाल होंगे। टाल ये है, तो जो लक्षण हमको मिला उसी के लिए कैपिटल मानेंगे, जो नहीं मिला उसके लिए स्मॉल मानेंगे। अगर ये बौना पौधा प्राप्त होता है तो फिर इसके लिए कैपिटल टी मानते हैं और इसके लिए स्मॉल टी मानते हैं। तो ये कैपिटल टी पहले नहीं लिखा गया, ये मिलता है इसलिए इसको कैपिटल मान लिया गया। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बीज लिया और इसका कलर येलो है, मटर का है, और एक मटर का दूसरा बीज लिया और इसका कलर ग्रीन है। मान लीजिए एक मटर का पौधा है और इस पौधे पर जो बीज है उसका कलर येलो है, और ये मटर का दूसरा पौधा है और इस पौधे पर जो बीज है उसका कलर ग्रीन है। अब इन दोनों पौधे में जन्म कराए, नया पौधा आ गया। अब इसके बीज को चेक करेंगे कि येलो है कि ग्रीन है कि क्या है। अगर मान लीजिए कि येलो आ गया तो फिर इस येलो के लिए जो जीन होगा इसमें कैपिटल लिखेंगे और इस ग्रीन के लिए जो जीन होगा उसमें स्मॉल लिखेंगे। तो जो लक्षण मिलेगा उसके लिए कैपिटल का शब्द का प्रयोग कर, अभी समझ जाएंगे हम लोग। तो कुल मिला के कैपिटल टी इस पौधे के लिए लिखा गया, कैपिटल टी और इसके लिए स्मॉल टी। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम इसमें से अभी पौधा कैसे प्राप्त हो गया इसको समझते हैं, जन्म कैसे होगा इसको समझते हैं। पहले डायरेक्ट थोड़ा जन्म कराएंगे, इस पौधे मटर के पौधे में मियोसिस कराएंगे। हम लोगों ने मियोसिस पढ़ा है, इसमें मियोसिस कराएंगे। तो मियोसिस कराएंगे तो हमको, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कितनी कोशिकाएं मिलती हैं? चार। और समग्र गुणसूत्र कितने होंगे? 4 कोशिकाएं मिलेंगी और समग्र गुणसूत्र कितने होंगे? 7। तो अब चौथा वाला गुणसूत्र है, तो इसमें से कोई एक आएगा, क्या आएगा? कैपिटल टी। अच्छा, इसका बगल वाला भी कैपिटल टी है, तो जब भी इसका जोड़ा कहीं गया होगा तो वो भी कैपिटल टी होगा। सारे इसमें चौथे वाले क्या होंगे? कैपिटल टी जिन रखेंगे। इसमें भी मियोसिस कराएंगे तो इससे भी कितने प्राप्त होंगे? 4 प्राप्त होंगे। तो इसमें भी कितने गुणसूत्र सब में आएंगे? 7 आएंगे। तो इस सब में क्या आएगा? स्मॉल टी। चौथे वाले में क्या आएगा? स्मॉल टी वाला जीन आ जाएगा, चौथे वाले में स्मॉल टी आ जाएगा, स्मॉल टी। अब क्या होगा? कल हम लोग पढ़े थे कि इन चारों को हम लोग क्या कहेंगे? युग्मक, गैमेट्स। इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है,